हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की बुक के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग 9th क्लास के अंदर फिजिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हो, फिजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हो, है ना। क्लास 9 के अंदर आपने पढ़ा होगा मैटर के बारे में, मैटर की स्टेट्स के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, है ना, पार्टिकल्स के बारे में। तो इस क्लास के अंदर ना आप लोगों ने पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस के बारे में और इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो आपकी बुक में ना, यहाँ देखो, आपकी बुक में इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं केमिकल रिएक्शन के। हमें क्या बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ड्यूरिंग समर, and iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere, gets fermented, food cooked, food get digested, we respire। ठीक है, तो ये सारे आपको प्रोसेस बोले गए हैं। तो आप एक चीज़ देखो, इन प्रोसेस को आपने देखा हुआ है अपनी डेली लाइफ के अंदर, और इन प्रोसेस में आपको क्या देखने को मिलता है बताओ। आपने देखा होगा जब मिल्क को आपको रूम टेम्परेचर पे क्या छोड़ देते हो, आप उसको अगर खुला छोड़ देते हो तो क्या हो जाता है, वो फट जाता है। समर के टाइम पे यही तो होता है। उसके बाद एक आयरन तवा हो गया, उसमें क्या होता है, आयरन तवा क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, मतलब उसके अंदर जंक लग जाता है, ख़राब हो जाता है वो। ठीक है, उसके बाद उसकी हार्डनेस चली जाती है, फिर ऐसे ही ग्रेप्स ख़राब हो जाते हैं, फर्मेटेड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फूड कुकड, खाना पक जाता है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, हम रेस्पिरेशन करते हैं। क्या इसमें से किसी भी प्रोसेस को हम लोग दोबारा उसको रिटर्न उसके पहले वाले स्टेट में कर सकते हैं, मतलब इसको हम क्या रिवर्स कर सकते हैं। जो हमारा मिल्क था जो अब फट चुका है, उसको क्या मैं दोबारा पुराने वाले मिल्क में चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का मतलब आप ये समझ लो, केमिकल रिएक्शंस एक ऐसी रिएक्शंस होती है जिनके अंदर क्या होता है, नई प्रॉपर्टी वाले नए सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, अब हम कैसे समझेंगे भाई इसकी प्रॉपर्टी नहीं है और ये एक नया सब्सटेंस है। तो देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल है इसको समझाने के लिए। मान लो आपको पता है कि जो आपका H2O, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है वाटर का फॉर्मूला, है ना, वाटर का फॉर्मूला होता है। तो अब ये H2O बनता कैसे, आपको ये भी पता है। ये रहा H2 प्लस O2 क्या गिव्स टू H2O, है ना। ये H2 क्या होता है आपको पता है, हाइड्रोजन, और O2 क्या होता है आपके पास, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है हमें क्या मिलता है, H2O क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये जो आपका H2 है ये क्या है, एक गैस। ये जो आपका O2 है ये भी क्या है, एक गैस। ठीक है, लेकिन ये जो आपका H2 है, H2O है, ये क्या गैस है? नहीं, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। चलो और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, कोई अलग चीज़ के बारे में। तो देखो प्रॉपर्टी में क्या होता है और अलग, जैसे कि आपके पास यहाँ देखो, ये जो H2 है ये एक फ्यूल है, मतलब ये बर्न करता है। ठीक है, ये भी O2 भी क्या है, एक फ्यूल है, ये भी क्या करता है, बर्न करता है। लेकिन क्या ये जो आपका H2O है लिक्विड, क्या ये बर्न करता है, पानी को जलते हुए देखा है? नहीं, उल्टा ही क्या करता है, स्टॉप बर्निंग, ये जलती हुई चीज़ों को रोक देता है ना, जलने से बचा लेता है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या हो गया, एक नई प्रॉपर्टी वाला नया सब्सटेंस बन गया, क्योंकि इन चीज़ों को मिला के बना है जो क्या करते हैं, फ्यूल है और जो जलते हैं, गैस है। लेकिन ये जो हमारी नई चीज़ बनी, क्या ये इन जैसी है? नहीं, ना तो इसका स्टेट इन जैसा है और ना ही ये इसके जैसे प्रॉपर्टी में काम करे, जैसे कि ये भी फ्यूल है ये भी फ्यूल है। तो यहाँ पर भी कोई फ्यूल बनना चाहिए था, लेकिन ये कोई फ्यूल है क्या? नहीं, कोई फ्यूल नहीं है। तो समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच, ठीक है, अ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म विद अ न्यू प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे आपका रिजल्ट बोला जा रहा है, जैसे कि हमारा H2 है। ठीक है, इन दोनों के रिएक्शंस के बाद बना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो कि हमारे पास अबव सब ये जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है, ये अब जितने भी हमारे पास सिचुएशंस है, इन सिचुएशंस के अंदर हमने क्या देखा कि सारे के सारे सब्सटेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए, ये हमने देखा। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, और हम अपनी प्रीवियस क्लासेस मतलब क्लास 9 के अंदर भी इन सब चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद व्हेन एवर अ केमिकल चेंज ऑक्योर्स, कब ये केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में ना हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए ना हमारे पास एक एक्टिविटी है,
ठीक है। इस एक्टिविटी में हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है और ये कैसे परफॉर्म किया जाता है और क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो एक्टिविटी 1.1 इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, इसके अंदर बोला जा रहा है देखो हमें क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक है। हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है 3 से 4 सेंटीमीटर की और उसको हमें रब करना है विथ सैंड पेपर, ठीक है। तो अच्छा आपके एग्ज़ाम में ना एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना कि हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों करना पड़ता है, मतलब साफ़ क्यों करना पड़ता है। तो देखो इसका एक रीज़न होता है, अगर आप मैग्नीशियम रिबन को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो क्या होता है, उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है जब हम उसको बर्न करते हैं ना तो वो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, इसलिए हमें उसको पहले क्या करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, ठीक है, सैंड पेपर से। उसके बाद हम क्या करना है, इसको बर्न करना है मैग्नीशियम रिबन को। ये टोंग्स मतलब आपको पता है चिमटा, पेयर चिमटा लेना है, तो ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। ये एक्टिविटी इसके अंदर मैं बता देता हूँ प्रोसेस क्या है। आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको जब आप बर्न करोगे एयर में, तो एयर में जब बर्न करते हैं तो जो हमारी रिएक्शन होती है वो किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है। आपको पता है एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो जो हमारी रिएक्शन है वो किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है। तो जब आपने 9th क्लास में सिंबल तो सीख ही लिए थे सारे, है ना। तो जब आपका मैग्नीशियम, ठीक है, बर्न करता है किसके, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना लेता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, बर्न किया ऑक्सीजन के साथ और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या है, हमारा एक नया सब्सटेंस है। ये क्या होता है, एक पाउडर होता है, वाइट कलर का पाउडर। देखो देखो वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, ठीक है। हमने क्या देखा, जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है ना वो वाइट फ्लेम के साथ क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है। और हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, ये चेंज होकर हमें क्या दे रहा है, एक वाइट पाउडर दे रहा है, ठीक है। और दिस प्रोसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, ये जो पाउडर हमें मिला वो क्या बना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू दी रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और ये हमें किसकी वजह से मिला, क्योंकि हमारे रिएक्शन हुई थी किसके बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, जो कि कहाँ प्रेजेंट थी, एयर में प्रेजेंट थी, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक और एक्टिविटी है 1.2। इस एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। हमें लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है, उसके अंदर पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड कर देना। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमें क्या ऑब्जर्व हुआ। उसके बाद आपके पास एक एक्टिविटी है 1.3। अच्छा इस एक्टिविटी में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको डायग्राम में भी समझाया गया है 1.2 वाली फिगर देख के। अच्छा देखो यहाँ पे आपके पास ये जो लिक्विड है, येलो कलर का लिक्विड, इसमें क्या लिखा हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। और इसके अंदर हमने क्या डाले हैं, जिंक के कुछ क्रिस्टल्स डाले हैं, ठीक है। क्या डाले हैं, जिंक के कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल्स डाले हैं। तो हमने क्या देखा कि जब हमने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के कुछ क्रिस्टल डाले तो हमें वहाँ पे क्या मिले। अच्छा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, ये आपका एक एसिड होता है, ठीक है। और ये जो आपका डाइल्यूट है, डाइल्यूट वर्ड होता है मतलब हल्का, ठीक है। उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स मतलब क्या है, आपने पढ़ा है 9th क्लास में सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, ये सब पढ़ा हुआ है ना आपने। तो सॉल्यूशन के अंदर आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें आपने डाइल्यूट और कंसंट्रेशन दोनों पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो मैं रिमाइंड करा देता हूँ, कंसंट्रेशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं और डाइल्यूट में सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम होते हैं, ठीक है। अब देखो जब हमने क्या किया, जिंक के जो क्रिस्टल थे उनकी रिएक्शन कराई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ, हमें गैस ऑब्टेन हुई। और उस गैस का नाम क्या था, H2, हाइड्रोजन गैस। H का मतलब हाइड्रोजन और H2 मतलब क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी ना तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या क्या, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। हमें ये 4 चीज़ें कम से कम देखने को मिलेंगी। पहला क्या है, चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट क्या है, देखो चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है, आपने मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगा आपकी किसी ना किसी स्टेट में चेंज हो जाएगा, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड, ऐसे कोई ना कोई चेंज हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट चेंज, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं चेंज इन कलर, ठीक है। कलर भी चेंज हो सकता है सब्सटेंस का, जिनके बीच में रिएक्शन होगी उसके बाद उसका कलर कुछ और हो सकता है रिएक्शन के बाद, तो ये हो गया चेंज इन कलर। उसके बाद है आपके पास इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है, किसी ना किसी एक गैस का इवोल्यूशन होगा, ठीक है। अब गैस के इवोल्यूशन से मतलब क्या है, यहाँ देखो हमने जब रिएक्शन कराई किसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में और जिंक में, तो यहाँ क्या हुआ, एक H2 गैस निकली,
ठीक है, एक H2 गैस फॉर्म हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपकी H2 गैस है, ठीक है, ये जो आपकी H2 गैस है, ये क्या हुआ, यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ ना, पहले ये H2 गैस थी क्या, नहीं थी, लेकिन बाद में जब केमिकल रिएक्शन हुई तो ये H2 गैस आ गई और यहाँ पे गैस रिलीज हो गई, इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। उसके बाद बोला जा रहा है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम जब दो चीज़ों के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है ना, उसके टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। कोई चीज़ें ठंडी होती हैं तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। एग्जांपल के लिए मान लो कि कोई दो एसिड है जिनको आपस में मिक्स करने पे ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं और रिएक्टिव होने से उनके अंदर आग लग जाती है। तो ये क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, दो एसिड को आपस में रिएक्शन करवा दी। आ गया समझ, ठीक है। चलो अभी हमने जितनी भी सारी चीज़ें देखी, ऑब्जर्व करी, इन सब के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इनको हम लिखते हैं, ठीक है। जब हम इनको लिखते हैं ना तो हम इनको किस फॉर्म में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को सेंटेंस के रूप में नहीं, उसके वर्ड्स के थ्रू लिखा जाता है, इक्वेशन के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ देखो जैसे ये एक वर्ड इक्वेशन है, इसमें आपको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, इसके अंदर हमें रिएक्टेंट दे रखे हैं, प्रोडक्ट दे रखे हैं। अब हम जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट, ठीक है। चलो यहाँ देखो, इस वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है, ये आपके पास Mg है और आपके पास क्या है, O2, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब आपके पास ये जो मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन है, ये क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं ना, मतलब हिस्सा ले रहे हैं, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जिनके भी बीच में केमिकल रिएक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब रिएक्टेंट तो समझ में आ गया, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, मतलब जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। अब प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो हमारे पास क्या है, क्या रिएक्टेंट के बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारा MgO क्या है, हमारे लिए रिजल्ट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। आ गया समझ, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट का मतलब क्या हो गया, जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है, और प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, जिन जो हमारा रिजल्ट आता है केमिकल रिएक्शन से, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हमने देखा था वर्ड इक्वेशन, है ना, वर्ड केमिकल इक्वेशन देखा था, जिनको हमने वर्ड्स में लिखा है, जैसे मैग्नीशियम पूरा लिख दिया, ऑक्सीजन पूरा लिख दिया, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। तो ये क्या थी, आपकी वर्ड इक्वेशन थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ केमिकल इक्वेशन जो लिखी जाती है, क्या वो वर्ड में लिखी जाती है, नहीं, वो लिखी जाती है सिम्बल्स में। कैसे लिखी जाती है, सिम्बल्स में। जैसे कि अभी आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला पढ़ा था ना, रुको इसको थोड़ा सा, हाँ ये देखो, जैसे ये रहा, अभी हमने मैग्नीशियम पूरा पूरा लिखा था, ऑक्सीजन पूरा पूरा लिखा था, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा लिखा था। लेकिन यहाँ देखो, ये क्या है, Mg मैग्नीशियम, और ये क्या है, O2 ऑक्सीजन, और गिव्स टू क्या, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ देखो, क्या इनको हमने वर्ड्स में लिखा है, नहीं, इनको हमने लिखा है सिम्बल्स में। और एक्चुअल में हम जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, उनके सिम्बल्स में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, क्या मैंने यहाँ कहीं भी वर्ड्स का यूज़ किया है, नहीं, क्योंकि हमें जब भी केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है हम किस में लिखते हैं, उसे सिम्बल्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय अ केमिकल इक्वेशन, तो आप बता दोगे व्हेन वी राइट एनी केमिकल इक्वेशन, या फिर आप बोल सकते हो अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय सिम्बल्स, ठीक है, ये बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को बता रही हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को उसके सिम्बल्स के थ्रू शो करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, केमिकल इक्वेशन बोलते हो, ठीक है। अब LHS RHS आपको बता चुका हूँ, ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड होता है इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रहेंगे, ये कभी भी राइट साइड नहीं लिखे जाएंगे, राइट साइड लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके RHS होते हैं इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होता है। अब एक बात आती है ना कि जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, आपने एक वर्ड सुनी होगी, हम बैलेंस करते हैं किसी भी चीज़ को। बैलेंस का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। बैलेंस का मतलब होता है कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए, जो भी है हमारे पास, है ना, दोनों साइड अगर वो बराबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये चीज़ बैलेंस है।
तो हमारे पास ना जो केमिकल इक्वेशंस होती है ना, कुछ क्या होती है, अनबैलेंस होती है। अनबैलेंस का मतलब यहाँ देख लो, मतलब सेम नंबर ऑफ एटम्स दोनों में नहीं होंगे, ना तो रिएक्टेंट में सेम नंबर ऑफ एटम्स होगा और ना ही प्रोडक्ट में होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैग्नीशियम की क्वांटिटी कितनी है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब क्या होता है 1। यहाँ देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम की कोई क्वांटिटी लिखी है आगे, नहीं। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो क्या होता है 1, और अगर कुछ लिखा हो तो वही उसके एटम्स होते हैं। तो यहाँ कितना लिखा है 2, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने एटम्स है 2। यहाँ मैग्नीशियम का 1 एटम और यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ भी मैग्नीशियम का 1 एटम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का कितना एटम है 1, और यहाँ कितना है 2। तो यहाँ क्या हो गया, ये अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, जब सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट नहीं होते रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। भाई क्यों बैलेंस करते हैं, अनबैलेंस नहीं छोड़ सकते क्या? तो नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है आपने? एक लॉ पढ़ रखा है, क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने पढ़ा है ना, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, पढ़ा है ना। ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ यही तो बोलता है कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जो मेरे एटम्स है, मतलब इनका जो मास होता है ना, तो ये क्या होंगे, क्रिएटेड है, ना ये डिस्ट्रॉय है। तो यहाँ तो मेरे को डिस्ट्रॉय होता दिख रहा है, यहाँ 2 एटम्स है और यहाँ पे 1 एटम है, तो ये तो भाई मेरा लॉ गलत हो गया। अब इस लॉ को मैं क्या करूँगा, ठीक करूँगा, और ठीक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, इसे मुझे बैलेंस करना होता है, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करूँगा, देखो पहले ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर mg वाला भी कर लेंगे, ठीक है। आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा और 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। अब दोनों में से जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे अच्छे से समझ में आए, उससे आप कर लेना, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपके पास H है और O है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एलिमेंट्स, हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स है। फिर हम लिखेंगे रिएक्टेंट, और फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे पास 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम लिख देंगे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सिंबल लिख दिए उनके। हाइड्रोजन कितने एटम है यहाँ पे रिएक्टेंट में, 2। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2, ठीक है। ये तो मेरा बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। मैं एक काम करता हूँ ना, इनके बाहर ना एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये ब्रैकेट आपको पेपर में नहीं लगाना है, ये ब्रैकेट मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको भी समझा रहा हूँ। जब भी मैं कोई चेंज करूँगा ना इसको बैलेंस करने के लिए, तो वो मैंने इस ब्रैकेट के बाहर करूँगा, इस ब्रैकेट के अंदर मैं कोई भी चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर कोई चेंज करता हूँ तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये तो पहले से बैलेंस है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, और बीच में तो मैं कहीं चेंज कर नहीं सकता, और बीच में चेंज नहीं करूँगा तो कहाँ लगाऊंगा, 2 को मैं आगे लगाऊंगा, ठीक है। और जैसे ही मैं 2 को आगे लगाऊंगा, इससे क्या हो गया, ये जो मेरा हाइड्रोजन है, आपने मैथ्स में ये क्वेश्चन तो किए ही होंगे, अगर 2 बाहर होता है और x + y अंदर होता है, तो ये जो 2 होता है x के साथ भी होता है, y के साथ भी होता है, इसको हम ये लिखते हैं 2x + 2y, ये लिखते हैं ना। तो सेम चीज़, सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अब मैंने यहाँ जब 2 लगाया ना, तो वो 2 O के साथ तो लग गया, मेरा ये बैलेंस हो गया। लेकिन वो 2 अब किसके साथ लग गया, हाइड्रोजन के साथ भी लग गया, तो अब मेरा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, है ना। 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे अब मेरे को 2 लगाना पड़ेगा ताकि मैं बैलेंस कर सकूँ। तो यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो यहाँ पे वो चेंज लिखूंगा, यहाँ पे मैंने 2 लगाया। अब देखो, 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 = 4, 4 हाइड्रोजन, फिर 2 × 2 = 4, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ये रहा और ये रहा O, तो 1 × 2 = 2, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है, तो 1 × 2 = 2, तो ये कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन। ये हो गया आपका बैलेंस, ठीक है, देख लिया। और आपको ना पेपर में क्या करके आना, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट वाला भी समझाता हूँ, डायरेक्ट कैसे। देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये जो आपके पास मैग्नीशियम है, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये तो बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, तो ये तो अनबैलेंस हो गया। अब इसको मैं बैलेंस कैसे करूँ, ये दूसरा मेथड है, पहले वाला जैसा नहीं है। देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब मैं शुरू से देखूँगा सब चीज़ें, यहाँ मैग्नीशियम 1, यहाँ मैग्नीशियम 2, तो ये तो मेरा गलत हो गया,
मुझे यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम चाहिए होगा तो फिर मैं यहाँ 2 लगा दूंगा और ये हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, 2 मैग्नीशियम और 2 मैग्नीशियम। ठीक है, और ये रहा 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ये हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, अब आप एक काम करना। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। मैग्नीशियम क्या नहीं, अब आयरन कर लेते हैं। ठीक है, आयरन H2O, फिर Fe3O4 प्लस H2। चलो अब देखो यहाँ पे आयरन कितना 1, आयरन कितना 3, ब्रैकेट आयरन कितना 1, आयरन कितना 3। तो मैं क्या करूँगा, बैलेंस करूँगा, और बैलेंस के लिए मुझे यहाँ पे भी आयरन को 3 करना पड़ेगा। तो ये तो मेरा बैलेंस हो गया आयरन 3Fe 3Fe। अब H पे आते हैं। ठीक है, H2 2 है हमारे पास, H यहाँ पे भी 2 है, ये तो मेरा बैलेंस है। O यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, ये तो गलत हो गया। अब मुझे O भी क्या चाहिए, 4 चाहिए, यहाँ पे भी 4 चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 4 कैसे लगाऊंगा, यहाँ तो 1 है, तो अगर मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 4 लगाया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये हो गया मेरा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अगर आपको इस मेथड से नहीं करना आ रहा तो आप पहले वाला मेथड कर लेना, और इस मेथड से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ये जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो अब वीडियो एंड करते हैं, और आगे का जो टॉपिक होगा मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग सारे जितने भी हमारे कितने टाइप के केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो सारे हम अगली क्लास में रीड करेंगे। ठीक है, चलो।